देखिए, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, तो 15 साल में ये हांडियाँ बदल रही हैं। पहले कुछ साल तक सीबीआई, सीबीआई के बाद ईडी और अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे निकलेंगे, जब लगेगा कि अब न्यायपालिका भी वो नहीं रही, जो पहले हम लोगों ने देखी है। एक जी। कॉमन मैन क्या सोचता होगा? उसके घर में महँगाई असर डालती है, उसके घर में बेरोज़गारी असर डालती है, उसके जवान बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है। करप्शन के चलते वो नौकरी प्रतिभा संपन्न होते हुए भी नौकरी नहीं पा रहा है। करप्शन से वो दूर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है एक हर घर-घर की कहानी है। ये जो घर-घर की कहानी है, ये हमारे लोकतंत्र पर कितना उल्टा असर डाल रही है, ये शायद वो लोग नहीं समझते, जो इस लोकतंत्र के नियामक हैं। सर, इसको कौन-सा युग कहें? अब जो परिस्थितियाँ हैं, अ, इसके लिए कोई भविष्यवाणी वाला भी नहीं है, कोई नामकरण वाला भी नहीं दिख रहा है अभी तो। देखिए, अगर लोकतांत्रिक नज़रिए से पूछेंगी आप, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा ये एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल फेज़ है और मैं भारतीय इतिहास का छात्र और प्राध्यापक दोनों रहा हूँ। तो एक दौर ऐसा हिंदुस्तान के अतीत में आता है, जिसको हम लोग डार्क एज ऑफ इंडिया कहते हैं, अंधकार युगीन भारत। तो मुझे लगता है कि जब ये दौर निकल जाएगा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, शायद ये दूसरा एक डार्क एज ऑफ इंडिया है, जो जिसको शायद हम बाद में ना याद करना चाहें, लोकतांत्रिक नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे लोकतंत्र पर निश्चित रूप से घने अंधेरे बादल तो हैं, लेकिन छँटते हैं वो, छँटते हैं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ और डेमोक्रेसी में देखिए सब दिन तुलसी उन्होंने लिखा है कि सब दिन होत ना एक समाना, सारे दिन एक समान नहीं होते। जी। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ये होता है। तो आप चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। यकीनन अभी समय नरेंद्र मोदी जी का है और वो एक अपने ढंग से इस देश के लोकतंत्र को संचालित कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक चेतावनी भी है। सर, अभी तक चर्चा होती थी चुनाव के वक़्त में ईडी की, सीबीआई की और अब जो है सीधे-सीधे कोर्ट की बात होने लगी है। सीधे-सीधे चुनाव आयोग की बात होने लगी है, सीएजी की बात होने लगी है। आरबीआई तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि किसी निद्रा मोड मोड में है, आरबीआई गवर्नर तो क्योंकि जब तक उर्जित पटेल थे फिर भी कुछ आवाज़ वहाँ से आ रही थी, अब तो चीज़ें बिल्कुल शांत मोड में जा चुकी हैं। ये वाली जो ये पार्ट 2 है एजेंसीज़ का, पार्ट 1 ईडी सीबीआई, पार्ट 2 सीएजी, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट लगा लीजिए उसमें और ये जो बाकी हैं सीईसी। तो ये पार्ट 2 ज़्यादा खतरनाक है या वो पार्ट 1 ज़्यादा खतरनाक था सर? या पार्ट 1 से ही रास्ता होकर के अब ये पार्ट 2 का चला गया है? आपके प्रश्न में 2-3 भाग हैं आपके इसके। पहली चीज़ तो मैं आरबीआई पर आता हूँ। देखिए, भारत का जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो भारत में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, सारे विश्व में अपनी एक बहुत ही प्रतिष्ठा और साख रखता है। और इसलिए क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, कोई भी पार्टी हुकूमत सत्ता में रही हो, उसने कभी इस संस्था के साथ, इस संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। इस संस्था के जो कामकाज है, उसकी शैली में हस्तक्षेप नहीं किया और इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना सका। और मैं आपको बताऊँ कि जब तक इसमें विशेषज्ञ है मुखिया के तौर पर आते रहे, तब तक इसने अच्छे नतीजे दिए। लेकिन जैसे ही ये ब्यूरोक्रेट के हाथों में गया, फिर मुझे लगता है जैसे कि आपने सवाल उठाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं। रिज़र्व बैंक के फैसले अजीबो-गरीब हैं। कई चीज़ें खुद वित्तीय मामलों के जानकारों को समझ में नहीं आई। तो एक संस्था तो ये हो गई। इलेक्शन कमीशन का हमने देखा है और मैंने खुद भी उस समय उन लोगों से मिला हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लोग कम से कम 1 दर्जन देशों में ट्रेनिंग के लिए जाते थे और भारत के इलेक्शन कमीशन की धूम थी। पड़ोसी देश तो थे ही, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया या बांग्लादेश बांग्लादेश हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया या और भी कई देश ऐसे हैं, जहाँ चुनाव कराने हमारे चुनाव अधिकारी जाते थे। तो चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा वो थी।
लेकिन जब से मुख्य न्यायाधीश इससे अलग हुए हैं, तब से चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा धूमिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चीजें जो चल रही हैं, वो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? आज भारत के कॉमन मैन की, आम आदमी की जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, वो अ, या तो हमारे ज़माने में कहा जाता था कि पत्रकारों से होती थी, पत्रकारिता में वो बात आती थी, मुद्दा आता था, पत्रकार लोग लिखते थे, मुद्दा बनता था और सरकार के लिए वो चेतावनी बन जाती थी। तो जो कार्यपालिका जिनकी नहीं सुनती थी, व्यवस्थापिका ब्यूरोक्रेसी जिनकी नहीं सुनती थी, तब वो पत्रकारों के पास आते थे। अब पत्रकारिता भी वैसी नहीं रही। अब बचा-खुचा एक आखिरी जो एक दीपक था जो टिमटिमा रहा था, वो न्यायपालिका का है और हालिया दौर में हमने देखा है कि जो घटनाएँ एक के बाद एक हो रही हैं, वो अब आज ही आप देखिए ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में के एक न्यायाधीश ने जो बड़ा अश्लील टिप्पणी की थी महिलाओं के बारे में, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी एक 12 साल की बच्ची के मामले में हाँ, सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है मानसिकता जो इलाहाबाद से जो फैसला हुआ है। एक न्यायाधीश का जो हमने चर्चा की ही थी, अभी उस दिन के किस तरह से रुपए पाए जाते हैं, 3 लोगों की कमेटी जाँच कर रही है और भी कई जब हम इन पर बात करेंगे, तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे निकलेंगे, जब लगेगा कि अब न्यायपालिका भी वो नहीं रही, जो पहले हम लोगों ने देखी है। जी। तो अब राजनीतिक पार्टियां वैसी नहीं हैं, संवैधानिक संस्थाएं वैसी नहीं हैं, तो हम किससे उम्मीद करें? आप सोचिए कि हम और आप कई बार ये इस तरह से निराशा या अवसाद की स्थिति में आते हैं, एक जी। कॉमन मैन क्या सोचता होगा? उसके घर में महँगाई असर डालती है, उसके घर में बेरोज़गारी असर डालती है, उसके जवान बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, करप्शन के चलते वो नौकरी प्रतिभा संपन्न होते हुए भी नौकरी नहीं पा रहा है, करप्शन से वो दूर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है एक हर घर-घर की कहानी है। ये जो घर-घर की कहानी है, ये हमारे लोकतंत्र पर कितना उल्टा असर डाल रही है, ये शायद वो लोग नहीं समझते, जो इस लोकतंत्र के नियामक हैं। भई मतदाता के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 वर्षों में चुनाव ही तो कर सकते हैं, एक मतदान तो कर ही सकते हैं। वो जी। हम करते भी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार हमने चुनी है, अब वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी। अब अगर कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाए, तो उसमें एक आम वोटर क्या कर सकता है? जी। बहुत बड़ा सवाल है सर ये। आम आदमी जो है वो बेरोज़गारी से तो त्रस्त है। उसके अलावा आर्थिक तंगी और ये सब चीज़ें जो ऊपर तक शायद लोगों को एहसास नहीं हो रहा है। हालाँकि या फिर देख कर के भी बिल्ली की तरह आँखें मूंदे हुए वाली परिस्थिति है यहाँ पे। लेकिन सर ये एजेंसी को मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे लोग थोड़ा-सा इसको समझें कि अभी पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई का रोल थोड़ा कम हुआ है। वो कम हो गया। अब कोर्ट का रोल बढ़ गया है सर। कुछ ना कुछ मामले कोर्ट पहुंच जाते हैं। एक नई मोडस ऑपरेंडी है, मतलब एक नया तरीका है। बीजेपी वही पत्ते बार बार नहीं खेल रही है, वो नए पत्ते बदल रही है, विपक्ष उसमें उलझ जाता है और जब तक वो समझता है चुनाव खत्म हो जाता है सर। देखिए, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, तो 15 साल में ये हांडियाँ बदल रही हैं। पहले कुछ साल तक सीबीआई, सीबीआई के बाद ईडी और अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट अपने दम पर क्या कर सकता है विनीता? अगर आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करना चाहे तो उसको वो तब काम कर सकता है जब उसको सरकार से सहयोग मिले, जब उसको संसद से सहयोग मिले, जब उसको प्रतिपक्ष से सहयोग मिले। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं होता है तो संसद तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? अंततः सुप्रीम कोर्ट हथियार डालेगा। हमने पड़ोसी देशों में देखा है, पाकिस्तान देख लीजिए ना आप। जी। पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा नमूना है कि सरकार बदलती है और सुप्रीम कोर्ट कैसे व्यवहार करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे लिए गंभीर एक आशंका और चेतावनी बनती जा रही है। जी, जी। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जो बात आप कह रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि मध्यावधि चुनाव अगर हुए और फिर वो आए या इन 3 साल के बाद फिर 5 साल में वो आना चाहते हैं, एक बड़ी चर्चा का विषय ये तमाम एजेंसियां अगर ये इस कॉम्प्रोमाइज लेवल पर जा चुकी हैं कि ये सत्ता पर पूरी तरह से रेड कारपेट की तरफ बिछ चुकी हैं,
झुकाव नहीं है, फिर तो बिछ चुकी हैं। और अगर ये बिछ चुकी हैं, तो इस लोकतंत्र का आधार क्या है सर आज फिर? आपने बहुत गंभीर मसले पर इशारा किया है। मैं बिकना शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा, क्योंकि हमारे पास उदाहरण हैं, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि भारत की जो संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका पतन हुआ है, उनमें गिरावट आई है, उनको निष्पक्ष और निर्भीक तौर पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा है, तो कितने उदाहरण, मतलब हम लोग 10 वर्षों में हमने देखा है। तो जब ऐसा नहीं है, तो जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हम एक ऐसे लोकतंत्र की रचना कर रहे हैं जो जिसमें एक वापस एक फ्यूडल एलिमेंट्स फिर हावी हो रहे हैं। सामंतवाद, एक नए किस्म का सामंतवाद है जो हमारे लोकतंत्र पर हावी है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भारतीय संसद के 50 साल पूरे हुए थे। 1952 में पहले चुनाव हुए थे। उस वक्त पर एक दस्तावेज निकाला गया था, और उसमें अगर मुझे ठीक याद है, उस दस्तावेज में इंद्रजीत गुप्त जो होते थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भारत के लोकतंत्र पर अब ये नव सामंतवाद बहुत भारी पड़ेगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने उस समय कहा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं आया, 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं आया, लेकिन अब निश्चित रूप से जो उनकी चेतावनी है, वो मुझे सच होती दिखाई दे रही है। जी। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया है, पाकिस्तान का आपने उससे एक जिक्र किया है, मतलब ये पटकथा में अगर पाकिस्तान का जिक्र आ गया है सर, तो इसका हश्र कितना बुरा होगा, ये बड़ी चिंता की बात है सर। अगर ऐसी चीजें आगे चली और इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं धराशायी होती रही, तो वाकई में जो पाकिस्तान में कभी भी कुछ उलट पुलट हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, किसी के हाथ में सत्ता चली जाती है, क्योंकि जब कोई खिलौना बन जाती है एक गंभीर चीज, तो उसे तो कोई भी खेलेगा ना सर आने वाले वक्त में। तो ये हुआ है ना। देखिए, पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने, ठीक है? जिन्ना ने बनाया इस्लामिक, हालांकि वो कहते थे कि नहीं, इसमें यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहेंगे, सभी को अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में और गुरुद्वारे में जाने का हक होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने ऐसी बातें कही, तो जी उनको कायदे आजम नहीं, काफिर आजम कहा गया, और उनको बताइए। इलाज नहीं मिला। और जब जिन्ना की डेथ हो गई, तो जो नमाजे जनाजा पढ़ाई जाती है, वो पढ़ने के वाले मौलवी ने उनको मना कर दिया। तो ये उस बताइए सर। व्यक्ति का, देखिए कि उस व्यक्ति का हश्र हुआ जिसने पाकिस्तान बनाया। हाँ, ये मुझे लगता है और बहुत लोगों को ये बात शायद पता भी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक नेहरू था, और उनके यहाँ एक जिन्ना था। जी नेहरू एक इस देश में ऐसा था कि जो इस देश के लोकतंत्र के शिल्पी के रूप में था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जी सर। आपने कभी सोचा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो होता है, केंद्र में क्यों नहीं होता? हम्म। केंद्र में क्यों नहीं होता? जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो नेहरू ने कहा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, और उसके कान उमेठने के लिए, अगर वो बिगड़ता है, कुछ खराब काम करता है, वो पटरी से उतरता है, वो तानाशाह होता है, तो राष्ट्रपति बैठा हुआ है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कल के रोज राष्ट्रपति शासन हमने लगा दिया, वो खुद और तानाशाह। राष्ट्रपति अगर तानाशाह हो गया, तो उसके ऊपर कौन है? तो देखिए, कोई भी नेहरू ने ये सोचा। और एक हम्म। उदाहरण, इतना ही नैतिकता की बात है, 1952 या 53 में जब पहले चुनाव हो रहे थे, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए हाँ नेहरू जी गए, और वहां उन्होंने सभा में जब भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, किसी ने उठ के कहा कि आप जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आए हैं, ये तो रिश्वत के आरोप में जेल जा चुका है। उन्होंने वहीं पूछा, हाँ। और उन्होंने वहीं सभा समाप्त कर दी, और उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, मैं आया था अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, लेकिन अब मैं कहता हूं कि आप हमारी पार्टी को वोट मत दीजिए। तो देखिए इतना बड़ा ये जो एथिक्स। नैतिक साहस जो होता है पाकिस्तान का, जो मैं आपको बात कर रहा हूं, जिन्ना जब चले गए, तो 10 साल तक पाकिस्तान अपना संविधान नहीं लिख पाया। 10 साल तक। 57 में जब जनरल अयूब खान ने पहली बार तख्ता पलट किया, तो बेशक अयूब खान ने कुछ पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए कुछ अच्छे काम किए। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं किए, आर्थिक और वित्तीय फाइनेंशियल मोर्चे पे ठीक काम किया। लेकिन
वो सेना शासन जो लगा, फौजी हुकूमत जो आई, वहां लोगों में इतनी अलोकप्रिय हो गई कि उन्हीं अयूब साहब को देश छोड़ के भागना पड़ा। इस उनके देश में 1957 में लोग सड़कों पर आ गए, हजारों लाखों लोग, और तब अयूब को गद्दी, जो इतने बड़े फौजी तानाशाह थे, उनको गद्दी छोड़ना पड़ी। तो और सर ये पाकिस्तान, भागने का सिलसिला वहां खत्म नहीं हुआ है आज तक, बार बार ये परिस्थितियां बनती है, इतनी बिल्कुल अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि एक बार किसी ने रस्सी को तोड़ दिया तो वो अभी तक जुड़ नहीं पाई। यही एक गंभीर चिंता है हमारे देश में कि अगर ये रस्सी टूटी तो ये कभी आगे जुड़ नहीं पाएगी। टूटी, अब क्या कहूं मैं, मतलब ये चटकन या दरकन या जो उसके रेशे उधड़ने की जो स्थिति है रस्सी के, वो तो हम लोग महसूस कर रहे हैं। और हम ये सोच सकते हैं, और ये हम लोग यही काम कर सकते हैं कि जो इस देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कहीं न कहीं इस जमहूरियत की चिंता करेगा, और चिंता करेगा तो केवल चिंता करके अपना माथा नहीं धुनेगा, वो व्यावहारिक उपाय भी निकालेगा। कैसे हमारे आम आवाम को उससे परिचित किया जाए, लोगों को बताया जाए, इस बात पर भी विचार करेगा। जी। जी सर, चिंता की बात यही है कि किसी एक व्यक्ति का लगातार पद पे बने रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उस पद पर सही व्यक्ति का बने रहना जरूरी है। हो सकता है कि बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, और भी कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो मैं उस वक्त में ऐसा कोई व्यक्ति निकल के आए जो रस्सी की मजबूती पर काम करे, ना कि उसके रेशे उधेड़ने पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड डिस्कशन टुडे सर, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।